पहले ध्यान दीजिए, आज हम लोग उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम आपको हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ाए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तरी मैदान के बारे में। उत्तरी मैदान तीन प्रमुख नदी प्रणालियों, जैसे आपका सिंधु हो गया, गंगा हो गया एवं ब्रह्मपुत्र हो गया, तथा इनके सहायक नदियों से बना है। ध्यान दीजिएगा, उत्तरी जो मैदान है, तीन नदी, जिसे में आप सबसे मेन नदी जो है, इसमें से सबसे मेन नदी तीन है। कौन कौन है सबसे मेन नदी? एक है सिंधु नदी, एक है गंगा नदी, एक है ब्रह्मपुत्र नदी। तीन नदी मेन है, और इन तीनों नदियों के सहायक नदी जो है, उनसे मिलकर भारत के उत्तरी मैदान बना हुआ है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। याद रखिएगा, भारत के उत्तरी जो मैदान है किस मृदा का है? तो है जलोढ़ मृदा का है, और यही जलोढ़ मृदा की वजह से यहाँ उत्तरी मैदान में ज़्यादा उपजाऊ होता है, यहाँ पे फसलें अच्छी होती है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन को बोले जाते हैं द्रोणी। बेसिन को क्या बोला जाता है? द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेपण हुआ है, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, हम अभी बोले हैं, क्या बोले हैं? जलोढ़ मृदा जो है काफ़ी उपजाऊ होता है, इसलिए भारत के उत्तरी जो मैदान होता है वो क्या होते हैं? उपजाऊ होते हैं, वो काफ़ी उपजाऊ होते हैं। याद रखिएगा। चलिए आगे चले। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा, 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। याद रखिएगा, लंबाई है 2400 किलोमीटर। लंबाई है भारत के उत्तरी मैदान की लंबाई 2400 किलोमीटर है। कितना है? 2400 किलोमीटर। और चौड़ाई की बात कर ले तो 240 से 320 किलोमीटर है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे उपजाऊ ज़्यादा होता है। ज़्यादा उपजाऊ होते हैं तो वहाँ पे किसान ज़्यादा होंगे, और ज़्यादा किसान होंगे तो ज़्यादा जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होंगे, और जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होने का मतलब है 1 किलोमीटर में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा यदि व्यक्ति को रहना, यही जनसंख्या घनत्व। तो याद रखिएगा, भारत के उत्तरी मैदान में ज़्यादा जनसंख्या होने का कारण है कि वहाँ के उत्तरी मैदान है, वहाँ की मिट्टी जो उपजाऊ है, और मिट्टी उपजाऊ होने की वजह से किसान लोग ज़्यादा वहाँ पे अपना आवास बना के रहते हैं। मृदा, समृद्ध मृदा आवरण। मृदा मतलब मिट्टी क्या है? समृद्ध है वहाँ का। मिट्टी क्या है? समृद्ध है। पर्याप्त पानी की उपलब्धता, उत्तरी मैदान में आपके पानी की उपलब्धता बहुत अच्छा है। एवं अनुकूल जलवायु भी वातावरण के हिसाब से मिल जाता है। इसी के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। आपको बता दे, यही न समझे कि यहाँ पे आपका मिट्टी भी अच्छी है, मिट्टी के साथ साथ आपको पानी भी अच्छी तरह से मिल जा रही है। ठीक ना? और इसके साथ साथ आपको मिल जा रहा है आपका जलवायु भी अच्छा मिल रहा है। तो तीनों का कॉम्बिनेशन अच्छी तरह से मिल जाने की वजह से यहाँ भारत के उत्तरी मैदान में जो है आपका कृषि अच्छा होता है। यहाँ पे लिख दिया गया है, भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र कोई है तो वह भारत का उत्तरी मैदान है। कौन है? उत्तरी मैदान है। याद रखिएगा, भारत का उत्तरी मैदान है। ठीक है, भारत का उत्तरी मैदान है। चलिए ध्यान दीजिए। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ
उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ कहने का मतलब, उत्तरी पर्वत कहने का मतलब क्या है, हिमालय से जो नदियाँ आती है उसके बारे में बताया जा रहा है। हिमालय से जो नदियाँ आती है उससे निक्षेपण का कार्य में लगी है। मतलब कि हिमालय से जो नदियाँ आती है, जैसे कि सिंधु हो गया, आपका ये बोला जाता है गंगा नदी हो गया, ये सब जो है नदियाँ वो क्या कहते हैं, उनके सहायक नदियाँ भी है, नदी है और उसके सहायक नदी भी है। ये सभी जो है आपके क्या करते हैं, निक्षेपण के कार्य करते हैं, मिट्टी को इकट्ठा करने का काम करते में लगी हुई रहती है। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है। याद रखिएगा, कहने का मतलब है निचले भागों में ढाल कम हो जाता है। निचले भाग में जो ढाल जो है कम हो जाने के कारण क्या हो जाती है, कम हो जाने के कारण उसकी नदी की गति जो होती है कम हो जाती है। नदी की गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदियाँ द्वीपों का निर्माण होता है। याद रखिएगा, नदी के निचले भाग का ढाल कम हो जाते हैं, ढाल कम हो जाने के वजह से उनके परिणाम स्वरूप नदियों में द्वीप का निर्माण हो जाता है। देखते होंगे इधर से नदी बह रही है, इधर से भी बह रही है और बीच में आपको टापू दिखाई दे देगा, तो इसको हम लोग द्वीप बोलते हैं। मिट्टी का जो होता है उसको हम लोग टापू भी बोलते हैं, द्वीप भी बोल देते हैं। तो यह किसके वजह से होता है, नदियों के बीच में मिट्टी को निक्षेपण के वजह से ये सभी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नदियाँ अपने निचले भाग में अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत से धाराओं में बट जाती हैं। नीचे जो है मिट्टी के जो गाद जो होती है, निचले भाग मिट्टी के जो पानी के जो नीचे वाले जो स्तर होते हैं वह क्या हो जाते हैं, ज़्यादा जो होते हैं, गड्ढा नहीं होगा तो ज़्यादा गड्ढे नहीं होने की वजह से वहाँ पे मिट्टी पानी जो होता है अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। इस वजह से क्या होता है, दहाड़ आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। दहाड़ कब आ जाता है, जल्दी अगर पानी आ रही है, अगर पानी जो एब्जॉर्ब करने की क्षमता, स्टोर करने की क्षमता अब्जॉर्ब नहीं रहेगी, ठीक ना, तो पानी क्या होगा, नदी से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और वही नदी से बाहर निकलेंगे तो वह उनकी धाराएं बढ़ जाएगी, और धाराएं बढ़ जाने की वजह से दहाड़ की संभावना, बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है। इन धाराओं को वितरिकाएं भी बोला जाता है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है नदियाँ अपने निचली भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं, क्वेश्चन इसे, जिसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं आप लोग, वितरिकाएं। क्या बोलते हैं, वितरिकाएं बोलेंगे, याद रखिएगा। चलिए आगे, क्या आप जानते हैं, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोआब का मतलब क्या होता है, आप कहीं क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जाम में देखिएगा, लिख देगा दोआब का अर्थ, दोआब का मतलब, जैसे दोआब का मतलब क्या होता है, दो नदियों के बीच का भाग। जैसे कि मान लेते हैं गंगा नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, और इसके बीच के जो भाग है, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को बोला जाता है दोआब। लिखा गया है दो नदियों के बीच का भाग। दोआब दो शब्दों से मिलकर बना, दो अथवा आब, दो और आब से बना है। आब का मतलब होता है पानी, आब का मतलब होता है पानी, याद रखिएगा। आब का मतलब होता है पानी, आब का मतलब होता है पानी। इसी प्रकार पंजाब दो शब्दों से मिलकर बना है। पंज का अर्थ होता है पाँच, आब का मतलब होता है पानी, यानी कि पाँच, यहाँ पंजाब कहने के तो 5 नदियों का पानी यहाँ पे मिलेगा। पंजाब में 5 नदियाँ मिलेगी। पंजाब जो है, पंजाब तो पंज मतलब क्या हो गया, पंज मतलब 5, आब मतलब पानी, यानी कि 5 नदियों के पानी यहाँ पे से गुजरता है। पंजाब जो राज्य है, उस राज्य से 5 नदियाँ होकर गुजरती हैं, और यह कहा जाता है 5 नदियों का कह सकते हैं, 5 नदियों का घर कह सकते हैं, या 5, ये जो है पंजाब कहलाता है।
ठीक है। जैसे कि चीनी का कटोरा कहा जाता है, ठीक ना। नारियल का कटोरा जिस तरह से गुजरात को कहा जाएगा, तमिलनाडु को, केरल को कहा जाता है मसालों का कटोरा, ठीक उसी तरह से क्या बोला जाएगा, पंजाब जो है 5 नदियों का शहर है, तो 5 नदियों का शहर पंजाब हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। 5 नदियों का शहर आपका पंजाब हो गया। ठीक है, आगे समझिएगा। तो आब का मतलब पानी, दोआब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच का भाग। दोआब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच का भाग। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उत्तरी मैदान, उत्तरी जो मैदान है, भारत के जो उत्तरी मैदान है, मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवनों में विभाजित किया गया है। याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसको आप लोग नोट याद कर लीजिएगा। भारत के जो उत्तरी मैदान है, उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवनों में बांटा गया। उपवन मतलब एक वन होता है, एक उपवन होता है। वन से छोटा होता है उपवन, तो वही उपवन में बांटा गया है, 3 उपवन में बांटा गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग जो पंजाब का मैदान कहा जाता है, मतलब कि पंजाब के मैदान। भारत के उत्तरी जो मैदान है, उत्तरी मैदान के पश्चिमी जो भाग है, भारत के उत्तरी मैदान के जो पश्चिमी भाग है, उसको हम लोग बोलेंगे पंजाब का मैदान। क्या बोलेंगे? पंजाब का मैदान। सिंधु तथा इसके सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। याद रखिएगा, सिंधु तथा इसके सहायक नदी, सिंधु नदी है और उसके सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए जो मैदान है, वह सब ज़्यादा से ज़्यादा जो है पाकिस्तान में भी पड़ जाता है। ठीक ना। सिंधु तथा इनके सहायक नदियाँ झेलमय, चेनबाई, रावी, ब्यास, सतलुज हिमालय से निकलती है। याद रखिए, 5 नदियाँ कौन कौन है? एक आपका हो गया चेनाब, जिसको बोले चेनाब है, यहाँ चेनाब ए सब में लगाया है। चेनाब है, झेलम हम लोग अभी के बोलते हैं झेलम नदी, लेकिन ये पहले बोला झेलमय, चेनाब है, रावी है, तो रावी को बोला जाता है रावी नदी। ठीक ना। और यहीं पे ब्यास नदी आपका सतलुज नदी, 5 नदियाँ हो गया। तो ये 5 नदी सहायक नदी है। किसके सहायक नदी है? आपका सिंधु नदी के सहायक नदी 5 है। झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और सतलुज नदी। ये सभी के सभी कहाँ से निकल जाती है? आपका हिमालय से निकलती है। और हिमालय से निकलने के बाद जो होती है, मैदान के इस भाग में दोआब की संख्या बहुत अधिक है। तो इनके सिंधु नदी के जो सहायक नदी है, सिंधु नदी के जो 5 सहायक नदी है, उनके बीच दोआबों की संख्या ज़्यादा है। और यह आपका भारत के उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग जो पंजाब का मैदान है, उसमें देखने को मिल जाता है। और यह पंजाब का मैदान जो है, ज़्यादातर पंजाब का मैदान जो बोला जा रहा है, वह आपका पाकिस्तान में पड़ जा रहा है अभी। ठीक है, अब आता है तीसरा, जो पहला तो बता दिए पंजाब का मैदान, ठीक ना। दूसरा आपका गंगा के मैदान। गंगा के मैदान का विस्तार जो है घग्गर नदी है, घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच में है। गंगा का जो मैदान बोला जाता है, घग्गर नदी और आपका तीस्ता नदी दोनों के बीच के जो दुआब है, उस दुआब को हम लोग बोलेंगे गंगा के मैदान। ठीक है, यह उत्तरी भारत राज्य के, जैसे कि हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम, विशेषकर असम में स्थित है। तो पहले समझ लीजिए आपका गंगा का मैदान क्या है। गंगा का मैदान कहने का मतलब घग्गर और तीस्ता नदी के बीच का जो दुआब होगा, उस दुआब को बोलते हैं आपको गंगा का मैदान। इस गंगा के मैदान में आपका कौन कौन सा राज्य आ जा रहा है? आपका सबसे पहले आ जा रहा है हरियाणा आ जा रहा है, जो हरियाणा पंजाब के बगल में हरियाणा। ठीक ना। पंजाब हो गया आपका हरियाणा, पंजाब तो आपका हो जाए पंजाब का मैदान में, हरियाणा आपका आ जाएगा गंगा के मैदान में। दिल्ली के मैदान, जो दिल्ली जो है वो भी आपका गंगा का मैदान के अंतर्गत आएगा। उत्तर प्रदेश भी गंगा का मैदान के अंतर्गत आएगा। उसके बाद आगे आपका बिहार, बिहार के जस्ट बगल में झारखंड है, तो झारखंड भी क्या हो जाएगा आपका, झारखंड भी आपका हो जाएगा किसके अंतर्गत? गंगा के मैदान में। और पश्चिम बंगाल के भी कुछ भाग जो है, पश्चिम बंगाल का भी है,
जो आपका पड़ जाएगा किसमें, आपका गंगा के मैदान में। याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम में है। किसके पश्चिम में है, गंगा के मैदान के पश्चिम में है। और पश्चिम में आपका असम राज्य आ जाता है। असम हो गया, ये सब जो है आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो 3 मैदान पड़ गए। मैदान जो है भारत के उत्तरी मैदान, भारत के उत्तरी मैदान को 3 भाग उपवनों में बांटा गया। पहला 3 भाग में बांटा गया। पहला भाग में आया पंजाब का मैदान, दूसरा भाग में आया गंगा का मैदान, तीसरा में आया आपका ब्रह्मपुत्र के मैदान। तो ब्रह्मपुत्र के मैदान में सिर्फ असम आ जा रहा है, विशेषकर सबसे ज़्यादा असम आ जा रहा है। अब गंगा के मैदान में आपको बता दिया गया है हरियाणा, दिल्ली और आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक ना, आगे समझिए। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावच के बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। यह विस्तृत मैदान की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। यानी विविधता करने का मतलब भिन्नता। विविधता का मतलब होता भिन्नता, जिससे कि 2 व्यक्तियों के बीच में हर गुण मिल जाएगा, नहीं मिलता है। हर 2 व्यक्ति के बीच में आपका गुण अलग अलग होता है। तो वही बता रहा है कि यह जो भारत के जो उत्तरी मैदान है उसके ऊंचाई और निचाई में काफ़ी डिफरेंस है। ठीक ना, काफ़ी अंतर है। और इस अंतर को हम लोग भौगोलिक आकृति आपको कहा जा रहा है यहाँ पे समतल स्थल के रूप में। हम इसको सही तरह से बांटना हमको सही ठीक नहीं है। आकृति भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान के 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। आकृति भिन्नता यानी कि भारत के जो आकृति के हिसाब से, भारत के आकृति जो है ठीक ना, उसके हिसाब से देखा जाए, उसके आधार पर उत्तरी भारत के मैदान को हम लोग 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। नदी पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक के ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। इसे हम लोग भाबर के नाम से जाना जाता है। भाबर के नाम से जाना जाता है। तो सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती है। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियाँ पुनः निकल आती हैं। तो पहले समझ लीजिए, भारत के जो मैदान पर्वत है, भारत के जो नदी यहाँ लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, नदियाँ। क्या, इसको पहले हटा देते हैं, ध्यान दीजिए। क्या कहा जा रहा है कि नदियाँ जो होती पर्वत के नीचे उतरते समय, पर्वत जो हिमालय जो पर्वत है उससे नीचे उतरते समय शिवालिक के बारे में पढ़ाए थे, हिमाद्री के बारे में पढ़ाए थे ना, मध्य हिमालय के बारे में, हिमालय पर्वत के बारे में, इस सब के बारे में पढ़ाए थे। तो शिवालिक से उतरते समय जो ढाल है वह आपका 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टिकाओं में जो गुटिका का निक्षेपण करते, गुटिका का निक्षेपण मतलब इकट्ठा करना, समझ में आया, इकट्ठा कर देते हैं, निक्षेपण करते हैं। जिसे हम लोग भाबर के नाम से जानते हैं। जो पर्वतों के बीच में जो गुटिका होती है, छोटे छोटे जगह जो होती है, उसमें क्या करते हैं ये नदियाँ जो होती है गुटिकाओं को इकट्ठा कर देते हैं, निक्षेपण कर देते हैं। और निक्षेपण कर देते हैं तो इस निक्षेपण को हम लोग भाबर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, भाबर के नाम से जानते हैं। और सभी सरिताएं इस सरिताएं जो इस भाबर पट्टी में लुप्त हो जाते हैं। और इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियाँ पुनः निकल जाती है एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करते हैं। समझ में आया। और यह किसका निर्माण कर देती है, दलदल का निर्माण करते हैं। तो अक्सर देखते होंगे जो वन होते हैं, वन में के आसपास में, नदी के आसपास में दलदल दिखने को मिलेगा। तो ज़्यादा होशियारी से जाना पड़ता है, ठीक ना। और इसी दलदल से होकर हम लोग का सेना लोग जंगल में रहते हैं। दलदल पर कितना कमान बनाए हुए रहते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे ध्यान दीजिए क्या बताया जा रहा है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, ये दलदली क्षेत्र का निर्माण करता है। इस दलदली क्षेत्र जो होती है, इस दलदली क्षेत्र को हम लोग तराई क्षेत्र कहा जाता है।
तराई क्षेत्र यानी कि वो हमेशा तरल रहता है, दलदल रहता है हमेशा। तो यह वन जो होता है यह वन प्राणियों से भरा था। यह वन प्राणी मतलब इसमें जो भी है प्राणियों होते हैं, ज़्यादा जानवरों से भरा हुआ जंगल होगा। यह जो वन होगा वन प्राणियों से यानी कि जानवर से यहाँ घिरा होगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पे जानवरों लोग का होगा, जैसे भालू हो गया, ये सब ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, भरा होने प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को दक्षिण कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा। इस जंगल को क्या कर दिया गया? काट दिया गया, काटा जा चुका है। इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क स्थित, इस ध्यान समझिएगा, इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कीजिए। और यहाँ आपको कहा जा रहा है इस क्षेत्र में जब जंगल वन को जब काट दिया गया तो यहीं पे आपका है दुधवा राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र की स्थिति को ज्ञात कीजिए। तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र कहाँ पे मिल जाएगा? आपका यह तराई क्षेत्र जो पहले था वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, आगे की हम लोग बढ़ते हैं। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना होता है। हम आपको शुरू में ही बता दिए भारत का उत्तरी मैदान जो है जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण से बना है। और जलोढ़ मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होते हैं, सबसे ज़्यादा तो कृषि के लिए। ये नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित हैं तथा वेदिका जैसे आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांगर के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, क्या कहा जाए है? नदियों के बाढ़ वाले मैदान, नदी में जो बाढ़ वाले जो भाग होता है मैदान, बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित होते हैं। कौन? जलोढ़ मृदा। कौन? पुराने जो जलोढ़ है वह कहाँ क्या होते हैं? याद रखिएगा, कहने का मतलब यहाँ पे पुराने जलोढ़ बना होता है जो सबसे ज़्यादा भारत के उत्तरी मैदान का। यह जो होता है नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ठीक ऊपर होता है। कहता है ऊपर होता है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करती है। इसका जो है वेदिका की तरह आकृति इसका बना होता है। और यह वेदिका के जो आकृति होते हैं इस आकृति को हम लोग भांगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भांगर के नाम से जानते हैं। वेदिका की आकृति प्रदर्शित करने वाले जो भारत के उत्तरी मैदान जो है उसको हम लोग भांगर के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेपण पाए जाते हैं। मृदा में चूनेदार निक्षेपण पाए जाते हैं जिसे स्थानीय भाषा में कंकर भी कहा जाता है। स्थानीय भाषा में कंकर भी कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदान के नए तथा युवा निक्षेपण को खादर कहा जाता है। और यह खादर जो होता है, अब देखिए यह कंकर जो होता है ना, इसी को आगे जाकर बांगर भी बोला जाता है। बांगर, ये पुराने मिट्टी जो होते हैं वह छोटे छोटे कंकर होता है, उसको बोलते हैं कंकर। जो यहाँ बोला जाता है इसी कंकर को बांगर बोला जाएगा। और जो उपजाऊ जो क्षेत्र होगा, जो इसमें आपको कंकर वाले जिसको हम लोग स्थानीय भाषा में कंकर बोल रहे हैं, उस कंकर वाले भाग में आपको फसल अच्छी नहीं होगी। और याद रखिएगा जो नए होंगे, जो मृदा नए होंगे, जलोढ़ मृदा नए होंगे, उस जलोढ़ मृदा को हम लोग खादर कहते हैं। और इस खादर वाले जगह में उपजाऊ काफ़ी ज़्यादा होंगे, कृषि ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। इसका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनः निर्माण होता है। एक बार निर्माण होने के बाद पुनः निर्माण होता है। किसका? खादर का निर्माण होते रहता है। इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के आदर्श माने जाते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा गहन खेती के लिए आदर्श माने जाते हैं कौन? खादर यानी कि आपका भारत का उत्तरी मैदान का सबसे विशाल क्षेत्र जो जलोढ़ मिट्टी का बना होता है। तो ये आप लोग को समझा दिए, इसको आप लोग बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे आगे जिसमें हम आप लोग को बताएंगे भारत के प्रायद्वीपीय पठार क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है।